जब मुझे पता चला कि साबुन नहीं लगानी चाहिए, आपकी 95% से ज्यादा इम्यूनिटी आपकी स्किन के ऊपर है। ये राम वर्मा जी है, अरे वो है क्या जो जवान बनाते हैं को 90% इंडियंस को हो चुकी है। मदर मिल्क में कितने परसेंट प्रोटीन होती होगी? 3 महीने के लिए दूध पीना छोड़ कर देखो कि हम बूढ़ा क्यों होते हैं। कभी आपने सोचा? तो आप व्हीट छोड़ दें, दूध छोड़ दें, शुगर छोड़ दें, रिफाइंड ऑयल छोड़ दें, और अगर आपके बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया हाथों में कम रह जाते हैं तो फिर बैड बैक्टीरिया आपका नुकसान करते हैं। पहली बीमारी है कि आप यहाँ पर टेंशन में हैं। आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया तो डाइटिशियन तुम्हारी डाइट कैसे तय कर सकता है? और एकदम से सब कोई कह देंगे फला चूर्ण खाया करो, फला शरबत पिया करो। आज के इस पॉडकास्ट के जो हमारे मेहमान हैं काफ़ी दिलचस्प इंसान हैं, काफ़ी हंसमुख इंसान हैं और एक ऐसे इंसान हैं जिनको मैं काफ़ी दिनों से अपने पॉडकास्ट पर लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उनके द्वारा बताए गए जो फॉर्मूले हैं वो ऐसे है कि वो कभी आपको बूढ़े नहीं होने देंगे। जी हाँ, आपकी उम्र रुक जाएगी। और ये सिर्फ कहते नहीं हैं, वो प्रूफ खुद में एक प्रूफ है। ठीक है, उनका नाम है राम वर्मा जी, जो कि एक NLP कोच है, हेल्थ वेलनेस कोच है। इस पॉडकास्ट में हमने उनसे तमाम मुद्दों पे बात की है कि बैक्टीरिया को लेकर बात की है, NLP को लेकर बात की है, आपकी गट हेल्थ को लेकर के बात की है, और उन्होंने कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स भी हमको बताए हैं कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं राम वर्मा जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है राम सर आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। राम सर, बहुत सारी वीडियोस मैंने आपका देखा है, बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने आपको देखे, रील्स मैंने आपकी देखी, आप अपनी उम्र का जिक्र करते हैं उसमें कि हाँ मैं 65 ईयर ओल्ड, लेकिन देख के नहीं लगता है। जो भी देखते हैं ये तो झूठ बोल रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ तो कारण है। वो कारण क्या है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सिंपली जब भी आप अपनी उम्र को या एंटी एजिंग को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको 2 ही जगह पर काम करना होगा जी। एक आपको अपने माइंड पर काम करना होगा और एक जगह आपको अपने गट पर काम करना होगा। यहीं पर 100% बीमारियां पैदा होती हैं। किसी भी किताब को पढ़ लीजिएगा कि आपका या तो माइंड खराब है, वहां पर एंग्जाइटी भरी पड़ी है, पेनफुल मेमोरी आपके पास है, रिश्तों का टूटना है, बचपन के अब्यूज है, कोई गोल टूट गया है, और वो सारे मसले यहाँ पर पड़े हैं। उन मसलों को आपका माइंड उसी तरह से लेता है जैसे आपके सामने इस समय कोई नाग खड़ा हो, कोबरा खड़ा हो। उसी तरह से पेनफुल मेमोरी को आप लिए घूम रहे, कल क्या होगा ये फ्यूचर की एंग्जाइटी है। बचपन में आपकी सेल्फ इमेज को खराब कर दिया गया, यानी कि आप अपने ही इंटरनल वर्ल्ड में अपने आप को लाइक नहीं करते। आप एक किसी हीरो की पिक्चर देखने के लिए तैयार हो जाता है 2.5 घंटे अंधेरे में बैठने को, पर अपनी इमेज दिखाई नहीं दे रही, अपने आप को नंबर नहीं देते आप। तो पहली तो बात है माइंड के अंदर आपके पास कोई फियर फोबिया नहीं होना चाहिए, पेनफुल मेमोरी नहीं होनी चाहिए। इन्हीं बीमारियों को मैं सफर करता रहा था। जब मुझे 30 साल की उम्र में रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई थी, डॉक्टर ने कहा था, मुजफ्फरनगर के एक बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन्होंने कहा था भाई तुम्हारी तो हालत ऐसी होगी तुम तो खड़े नहीं हो पाओगे। दूसरी बात, उस समय मेरे बाल गिरने लगे थे, एलोपेशिया था, और उससे पहले मुझे पेप्टिक अल्सर था, और बचपन से मुझे माइग्रेन था एक ट्रॉमा के कारण। ये 4 बीमारियां मैंने खूब अच्छी तरह से सफर किया इनको, और इनका मुझे दर्द पता है कैसा होता है। तो जब मुझे पता चला कि ये सारी बीमारियां मेरे बॉडी में दिखाई दे रही हैं पर इनका बीज मेरे माइंड में है, तब मैंने एक टेक्निक को सीखा जिसका नाम था न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। और उसके बाद फिर मैंने NLP से पाया कि आपके पास ये माइंड है, लेकिन याद रखिएगा आपके पास दूसरा माइंड भी है जिसको आप गट कहते हैं। और जैसे मैंने गट के ऊपर काम करना शुरू किया तो पाया कि या तो आप तो बगैर पैसे के कम से कम समय में लंबे से लंबी उम्र जी सकते हो और अपनी सभी बीमारियों को इजीली कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज ठीक कर सकते हो। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप थोड़ा सा भी उसके बारे में, गट के बारे में पढ़ना शुरू कर दें तो ठीक भी कर सकते हो। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि मैं एक बहुत अच्छा रीडर हूं। मैं इतना पढ़ता हूं, जो भी चीज मुझे अच्छी लगती है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि एक पैरेलल वर्ल्ड है। एक तरफ डॉक्टर्स की पूरी किताबें हैं, उनके रेफरेंसेस हैं, और एक तरफ उन्हीं डॉक्टर में से निकले कुछ बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। हमारे देश के दीपक चोपड़ा हैं, वहां पर जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं, बर्नी सीगल है जिनकी किताब है लव मेडिसिन ए मिरेकल है, डीन ऑर्निश है जिसने लिखा है सर्वाइवल लव एंड सर्वाइवल एक किताब लिखी है। वहीं पर आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं दूसरे डॉक्टर्स के नाम लूँ तो उसमें एक इमरान मेयर है जिन्होंने किताब लिखी माइंड एंड गट कनेक्शन, जिससे मेरी टॉक्स पॉपुलर हुई है कि भाई माइंड एंड गट कनेक्शन ये है, ठीक है ना। वहीं पर सुपर गट है जो मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है बैग में। ये सारी किताबों को मैंने एक पैरेलल वर्ल्ड में देखा कि इनको पढ़ना भी जरूरी था, ये सभी डॉक्टर्स ने लिखी है।
नेटफ्लिक्स में इनकी इवन डॉक्यूमेंट्री मूवी चल रही है इस समय, किस नाम से? आप देख लीजिएगा। वो गुलिया एंडर्स के नाम की एक लड़की है जिसकी किताब भी बड़ी पॉपुलर, द गट, और वो उसी की मूवी है नेटफ्लिक्स पर। उसका नाम है माइक्रोबियोम, यानी कि आपके गट के जो बैक्टीरिया हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं सिंपल वही सिंपल खाना खाता हूँ। वो ये बात दूसरी है कि मैं कभी भी अपने माइंड को और बॉडी को अब्यूज नहीं करता हूँ। ओके। यानी कि माइंड में कोई बेकार की इवेंट आ गई तो वो ज्यादा देर तक नहीं रहती, ठीक है ना। तो मैं तो ये कह रहा था कि अगर कोई गलत बात हो जाती है मैं तो उसमें थोड़ी देर बाद हंस देता हूँ, ठीक है ना, कि भाई यही अच्छा ही हुआ होगा, वो जो भी हुआ होगा। और दूसरी बात, मैं अपनी बॉडी को अब्यूज नहीं करता हूँ। मैं एक बात पढ़ी थी मैंने अंकुर जी कि अगर आप अपने डॉक्टर नहीं है तो आप बेवकूफ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कार खरीदते हैं लेकिन कार के आप इंजन की आपको कुछ सब पता नहीं है, आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ब्रेक कहाँ से लगेंगे, एक्सीलेटर कहाँ है। अगर इतना भी नहीं पता चलेगा तो फिर तो आप यही है। तो उस एक किताब में यही लिखा था, इफ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर देन यू आर ए फूल। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं देखूंगा 2.5 घंटे कोई अच्छी बेकार मूवी कोई नहीं देखूंगा, बेकार की जगह बात नहीं करूंगा। तो मैं तो कम से कम अब 4 से 5 घंटे डेली पढ़ता हूं, और जो भी मैं चीज कहता हूं वो पढ़ने के बाद फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैं दुनिया को देता हूं। मैं किसी की सुनी हुई बात नहीं कहूंगा कि जी मैंने वहां पढ़ी थी, उन्होंने बोला और मैंने सुन ली और मैंने तुम्हें बता दी। नहीं, मैं कभी भी डिस्टोर्टेड इंफॉर्मेशन नहीं लेता हूं। जो चीजें बताई जाती हैं उसे मैं अपने ऊपर लागू करता हूं। मेरे मेंटोर ने एक ही बात कही थी, बिकम द फर्स्ट क्लाइंट ऑफ योर ओन टेक्निक। तो माइंड के ऊपर काम किया और गट के ऊपर काम किया, और इस दोनों के ऊपर आप काम करके देखो, 3 महीने में आप ना स्लिम ट्रिम और हेल्दी हो जाओ। आपको एक बैक्टीरिया अटैक नहीं करेगा। जब मुझे पता चला कि साबुन नहीं लगानी चाहिए, इस समय जब मैं बैठा हूं आपके पास, मुझे 11 महीने हो चुके हैं। साबुन नहीं लगा? नो, बिल्कुल भी। सिर्फ यहाँ तक हाथ धोने के लिए टॉयलेट के बाद, वो दूसरी बात है, हैंड वॉश और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ग्रोइन एरिया, बस। मुझे लगता है कि जो मेरी साबुन थी वो तभी की रखी हुई है, बस उसमें इतना ही है। मैं शैम्पू यूज नहीं करता हूँ। 1 महीने में मुश्किल से जरा सा करके ऊपर लगाया ताकि वो धूल से निकल गया, और पानी डाल दिया ताकि मेरे स्काल्प पे जो बैक्टीरिया वो खराब ना हो। ओके, खराब ना हो। आपके पास जितने भी, आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन सबसे बड़ी आपकी इम्यूनिटी क्रिएट करती है। आपकी 95% से ज्यादा इम्यूनिटी आपकी स्किन के ऊपर है, फिर आपकी नाक और मुंह में है। यहीं से तो बैक्टीरिया जाते हैं ना अंदर, वो यहां से जो बच जाते हैं वो 1% है। फिर आपका पेट है, पेट में अगर आपने बीमारी पाल रखी है कि आपका एसिडी कम बन रहा है तो वो बैक्टीरिया वहां से बच के आपके आगे जाते हैं। लेकिन एक बात में थोड़ा सा, कुछ लोग कहते हैं ना कि जो आपको डैंड्रफ होते हैं सर में, जिसे हम फ्रांस बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं, वो क्या होता है, वो वेस्ट होता है बैक्टीरिया का, और उससे खुजली होती है, फिर हेयर लॉस शुरू हो जाता है। एक प्रकार का स्टेप्स है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बैक्टीरिया को नहीं किल करना चाहिए। बैक्टीरिया किस वजह, मतलब किस लिए, हमारी स्कैल्प के लिए, हमारी स्किन के लिए कितना जरूरी है और क्यों? जो हमारे 2 तरह के बैक्टीरिया हैं, ओके, एक बेकार वाले बैक्टीरिया और एक अच्छे वाले बैक्टीरिया। हमारे शरीर के अंदर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया वो हमें बर्थ के समय अपनी मदर से मिलते हैं। जब बच्चा नेचुरल बर्थ के दौरान बाहर आता है तो उसको मदर से वो बैक्टीरिया मुंह पर लगते हैं और उसे फिर वो कॉलोनी बसती है। उन बैक्टीरिया का हमारे साथ एक रिश्ता होता है। वो ये कहते हैं कि आप हमें जगह दो अपने पेट के अंदर और खाना दो और हम तुम्हें जीवन देंगे। उन बैक्टीरिया के बगैर आप जी नहीं सकते। बी कॉम्प्लेक्स सारे वही बनाते हैं, सीरोटोनिन वही बनाते हैं, ऑक्सीटोसिन वही बनाते हैं, आपकी इम्यूनिटी वही बनाते हैं, आपका मूड, न्यूरोट्रांसमीटर जो चाहिए आपको, सब वही बनाते हैं। उनके बगैर आप नहीं जी सकते। कमाल की बात यह है कि उन बैक्टीरिया की पॉपुलेशन 100 ट्रिलियन होनी चाहिए, वो घटती जा रही है आज की जनरेशन में। लेकिन कमाल की बात है कि वो बैक्टीरिया सिर्फ आपकी आंतों में ही नहीं, वो आपकी स्किन के ऊपर भी हैं और वो अपनी इस कॉलोनी को यहाँ पर बसाए हुए हैं सबसे ज्यादा। ऐसे में कोई भी बैड बैक्टीरिया जब आपकी आंतों में आता है या स्किन पर आता है तो सबसे पहले वो बैक्टीरिया उसको मारते हैं, बैड बैक्टीरिया को। अगर आपके बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया आंतों में कम रह जाते हैं तो फिर बैड बैक्टीरिया आपका नुकसान करते हैं। जब आप कहते हैं कि आपके डैंड्रफ हो रहा है, आपको डैंड्रफ आपका फंगल इन्फेक्शन है, उस आदमी से मुझे मिलवा दीजिए, मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ हो चुकी है, जिसकी पूरी शॉर्ट फॉर्म है सीफो।
सब लोग हमारे देश में पेट की बीमारी को एक ही नाम से जानते हैं, जी मुझे तो एसिडिटी है, गैस है, कॉन्स्टिपेशन है और दस्त लग रहे हैं, हाँ। पेट फूलता है, और एकदम से सब कोई कह देंगे फला चूर्ण खाया करो, फला शरबत पिया करो। भाई साहब आप पेट को अब्यूज मत करो। पेट सिर्फ वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं। आपकी बॉडी में जितनी ग्लैंड्स हैं उससे ज्यादा ग्लैंड आपके पेट में है, कभी पढ़कर देखिएगा। तो कुछ एड्स आते हैं ना बीच में कि पेट सफा हर रोग दफा टाइप के जो आते हैं, क्या है मतलब फिर तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि आपने नाम ले दिया किसी भी प्रोडक्ट का, लेकिन कभी भी आप किसी खतरे में ना पड़िएगा। ओके। हाँ, आपको समझना होगा कि आपकी 4-5 बीमारी क्या है। आप लक्षणों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है, किसी को एसिडिटी है, किसी को IBS है, ये तो लक्षण है। बीमारी मैं बता रहा हूं। पहली बीमारी है कि आप यहां पर टेंशन में हैं, खाना खाते हुए आपने खाना मुंह में डाल लिया, उसे आप चबा रहे हैं, थोड़ा बहुत चबाते हैं, ज्यादा तो चबाते हैं, देख रहे हैं आप मोबाइल, मन दिमाग तो वहां चला गया और इस समय वो खाना आपके पेट में चला गया। पेट एकदम से माइंड से कहेगा वेगस नर्व के द्वारा कि भाई मेरे पास खाना आया, मैं कितना एसिड निकालूं, वो सेंसेशन भेजेगा और यहां से वो रिएक्शन भेजेगा और एकदम से आपका पेट, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस समय कम निकल रहा है आपका, तो आपके खाने को जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए था वो नहीं निकला, तो आपका जो है खाना आप कह सकते हैं कि नॉन डाइजेस्टेड रहकर, अनडाइजेस्टेड रहकर छोटे हाथ में चला गया। वह अनडाइजेस्टेड फूड जो है कुछ नहीं करता, वहां जाके सड़ता है और उसका नाम है फंगस इन्फेक्शन, यानी कि उसने वहां फंगस बना ली। इस पहली ये बीमारी है का नाम है सीफो। ये हम इंडियंस को 90% इंडियंस को हो चुकी है। स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। अब ये फंगल ओवरग्रोथ नंबर 1 आपके डैंड्रफ करेगी, आपको कभी यहाँ इचिंग हो रही है, कभी आप अभी अंडरवियर में हाथ दे के खुजली कर रहे हैं क्योंकि आपको खुजली इतनी हो रही है, कभी आपको रेक्टल इचिंग हो रही है, ठीक है ना, और आप कभी एक्जिमा हो रहा है। आप कह रहे हैं बाहर लगा लो सारे क्रीम, अरे भाई इनसाइड आउट ठीक करो इसको आप इस समय। दूसरी बात, सबसे बड़ा खतरनाक जो काम चल रहा है वो चल रहा है यंग लड़कों में, लड़कियों में। उन्हें एक चीज बताई जा रही है कि भाई खूब प्रोटीन खाओ, तुम्हारी बॉडी के लिए प्रोटीन जरूरी है, बिल्कुल प्रोटीन जरूरी है, लेकिन अभी वो इंफॉर्मेशन आपको अधूरी दी जा रही है। आपको जितनी ज्यादा आप प्रोटीन खाओगे उतना ही ज्यादा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोटीन को पचाने के लिए क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम, और अगर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम निकलेगा तो ये प्रोटीन फंगल इंफेक्शन को या फंगल ओवरग्रोथ को क्रिएट करेगा और इसका पहला सिग्नल आएगा कि आपके बाल गिरने शुरू हो जाएंगे। पहला रूल है, आपको फंगल इंफेक्शन भी हो गया और आपके बाल भी गिरने शुरू हो गए और आप कहेंगे सर मैं तो प्रोटीन बहुत खा रहा हूं। लेकिन प्रोटीन के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वह मात्र एक मार्केट की तरह है। अगर आप इसे गहराई तक जाएंगे तो मैं आपसे पूछता हूं, सब लोगों से, जब तक मैं ना बताऊं मैं अपने दर्शकों से पूछता हूं, हमें बच्चे को सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए सबसे ज्यादा दूध से पिलाया जाता है। मदर मिल्क में कितने % प्रोटीन होती होगी मैं आपको गैस करने के लिए दे रहा हूं, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, 5%, कितनी आप गैस करोगे कि मदर मिल्क से उस बच्चे को जो ग्रो कर रहा है एकदम तेज से, जब बचपन के बाद खड़ा होने लगता है 1 साल में, फिर और बड़ा कर लेता है, कितने % प्रोटीन होगी उस मिल्क में? उस मिल्क में जो हमको पता है कि माँ का दूध बहुत पतला होता है, बहुत मतलब इतना नहीं जैसे भैंस का होता है, तो मुझे लगता है कि कम ही होता होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा होता है माँ के दूध में, मुझे लगता है 10 के आसपास होगा। 2.6%, 5 से भी कम, इतने से 5 से भी कम। और अगले, ये पहले साल का है और अगले साल ये प्रोटीन घटकर 1.3 के करीब रह जाती है। कभी भी आप किताब पढ़ लीजिएगा, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, किताब का नाम बता दूंगा, चैप्टर का नाम बता दूंगा। इसका मतलब है कि जो चीज आप खा रहे हो, कई बार हमें ये पता कर रहे हैं हम इंडियंस को, एक हो रहा है कि तुमने ये खा लिया तो इसका मतलब ये बॉडी में चला गया, कि अगर आपकी हड्डियां कमजोरी है तो कैल्शियम खा लो। ये वही वाली बात है, हड्डी टूट गई तो फेविकोल पी लो, जुड़ जाएगी हड्डी, क्या उससे नहीं जुड़ेगी ना। तो याद रखिएगा, आपको सिर्फ अपनी बॉडी को समझना चाहिए, आपको क्या चीज ठीक है क्या नहीं है। अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो पहली बात है माइंड के पास कोई ट्रॉमा ना हो पास्ट का, और गट के अंदर कोई एब्यूजिव खाना ना हो, यानी कि वो खाना जिसके लिए, जो गट के लिए बना नहीं। जो चीज आप खा रहे हो पहले तो ये देख लो इसे गट स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा। पर आप क्या कहेंगे, मेरे डाइटिशियन ने मुझे ये बताया है, आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया, तो डाइटिशियन तुम्हारी डाइट कैसे तय कर सकता है जब बॉडी तुम्हारी है?
वो अपनी डाइट के बारे में जानता है, तुम्हारी बॉडी के बारे में नहीं जानता। हो सकता है मुझे इस समय किसी पर्टिकुलर चीज से मेरे सेंसर्स एलर्जिक हो, उसे एक्सेप्ट ही ना करें। आपके लिए हो सकता है कि डस्ट एलर्जी क्रिएट करती हो, मेरे नहीं कर रही है, तो मेरी बॉडी अलग रिएक्ट करेगी, मेरी बॉडी के अलग ट्रिगर्स हैं, आपकी बॉडी के अलग ट्रिगर्स हैं। तो आपको डाइट अपनी तरह से देखनी है कि आप अपनी बॉडी से पूछें मुझे ये चीज खानी है, यस और नो, और आपकी बॉडी ट्रांसडक्शन मशीन होती है, वो एकदम से बता देगी ये ठीक है ये ठीक नहीं है। यही तो हम एनएलपी में सिखाते हैं कि वेट घटाने का तरीका क्या है। ये एनएलपी की जो आपने बात की है, इसी पे मेरा सवाल है, और मतलब ये क्यूरियोसिटी भी है मेरे अंदर एक तरह की, कि आपने बोला कि अपने अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, कोई भी पास्ट का जो आपके अंदर है उसको ख़त्म कर दे। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं, मेरे भी कुछ पास्ट ऐसे हैं जो चाहते मैं भूलूं, लेकिन जैसे ही जब मेरे दिमाग में आता है कि मुझे उनको भूलना है, वो 2 गुना याद आते हैं ठीक है। तो एनएलपी किस तरीके से हेल्प करती है? और मुझे लगता है कि एक प्रोग्रामिंग है, जैसे कि आपने बोला न्यूरो लिंग्विस्टिक एक प्रोग्रामिंग है, हर आदमी तो उसको नहीं कर पाता है अच्छे से। बेस्ट तरीका क्या है उस चीज़ को सेट करने का, इमोशंस पे कंट्रोल करने का? देखिए, आप वही कब काम कर रहे हैं कि आप कंट्रोल क्यों कर रहे हैं उसे। सप्रेस, जितना आप कंट्रोल करके सप्रेस करेंगे उतना ही तो आप उसे दबा रहे हैं। आप ज्वालामुखी के ऊपर कैसे ये कह रहे हैं कि जी मैंने तो यहाँ सीमेंट का एक प्लास्टर चला दिया, अब ये ज्वालामुखी नहीं फटेगा। याद रखिएगा, जब आप न्यूरोप्लास्टिसिटी एनएलपी जैसी टेक्निक को सीखते हैं तो आप अपनी पुरानी मेमोरी को डिलीट कर सकते हैं। मैं इस पॉडकास्ट के बाद आपकी किसी भी मेमोरी को डिलीट करके दिखा दूंगा और उसकी इमोशन खत्म हो जाएगी। मैं चाहता हूँ, बहुत है, मैं चाहता हूँ, जो अब मुझे लगता है ये बहुत जरूरी भी है, मुझे लगता है, क्योंकि मोर देन 15 लाख लोगों को मैं वो टेक्निक सिखाता हूँ और सिखा चुका हूँ। ओके। और वो मैं कई बार फ्री वर्कशॉप में सिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो वर्कशॉप की तरह हो जाएगा काम। आप कभी भी पुरानी मेमोरीज को डिलीट कर सकते हैं, डिसएम्पावर कर सकते हैं। आप पड़ी हुई बेकार की आवाजों को जो तुम्हें सोने नहीं देती, म्यूट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी एंग्जाइटी पड़ी है, उसे आप 3 घंटे के अंदर 10 में से 3 पर ला सकते हो। यानी कि 70% एंग्जाइटी पहली सिटिंग में मैं खत्म करके दिखाता हूँ। और मैं कहता हूँ अगर नहीं करी तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा लीजिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि मॉडर्न टेक्निक्स हमें सीखनी पड़ेगी। आप एक छोटा सा फ्रीजर भी लाते हो ना घर में, तो उसका मैनुअल लिखा होता है कैसे चलाना है। लेकिन आपने 86 बिलियन ब्रेन सेल्स के इस सबकॉन्शियस माइंड को चलाने के लिए आपने ये मान लिया कि अपने आप चल जाएगा। खुद सोचिए कि आप कार को नहीं चला सकते बगैर सीखे हुए, तो माइंड को कैसे चला रहे हो। यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो रही है। अगर आपके पास पेनफुल मेमोरी पड़ी है तो एनएलपी उससे ठीक करेगी। यही मैंने किया था जब मैं बचपन में एक ट्रॉमा से गुजर रहा था और मेरे पास माइग्रेन था। माइग्रेन की वजह से मेरे आंखों में दर्द था, चश्मा लग गया था। और माइग्रेन का दर्द अगर किसी के पास है तो वो जानता है कि क्या हालत होती है, ठीक है ना। उसके बाद पेप्टिकल और एसिडिटी, उसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और जब ठीक हुई ना, आप यकीन नहीं करेंगे, 4 टेक्निक लगाई नहीं थी मैंने एनएलपी सीख कर, और मैं महीनों के अंदर ठीक हो गया था। उस दिन के बाद मुझे पता चला था कि अब ये मुझे पर्पज लाइफ का मिल गया, और तब से मैंने एनएलपी पढ़ानी शुरू कर दी और ये जर्नी चलती रही। एनएलपी क्या केवल आपकी हेल्थ पे ही काम करता है? एनएलपी किस मतलब एक लाइफ में किन किन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है? क्या बदल सकता है? हर चीज़ के लिए। आपका इंटरनल वर्ल्ड में क्या डिसीजन आपके लिए ठीक रहेगा, आपका पर्पज क्या है, आपकी पहचान क्या है, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, आपकी मेमोरीज क्या है, आपके पास कोई बेकार के ट्रिगर तो नहीं पड़े, आपके पास कोई फोबिया, फियर, एंग्जाइटी तो नहीं पड़ी, आपके पास कोई ओसीडी तो नहीं है, आपके पास कोई डिप्रेशन तो नहीं है, आपके पास कोई ऐसा थॉट तो नहीं आ रही है कि आत्महत्या करनी है, ऐसा थॉट तो नहीं आ रहा है कि किसी का नुकसान पहुंचाना करना है। यानी कि आपका माइंड जो भी गेम खेल रहा है, चाहे वो पैसे के लिए उल्टा गेम खेल रहा है, या आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ज्यादा अधिकांश लोगों के पास जब वो पैसा कमाना चाहते हैं तो देखना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जैसी पीक पर जाते हैं, उच्चतम बिंदु पर जाते हैं सफलता की, अचानक वो कोई ऐसी गलती करते हैं कि फिर जीरो हो जाते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर जीरो हो जाते हैं। क्या जानते हैं, ये एक माइंड की बीमारी है, इसे सिसिफस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और वो कहेगा जी नहीं, वो किस्मत ही ऐसी थी। भाई तेरी किस्मत उस टाइम क्यों खराब हो रही थी? तेरे लिए ये रिसेशन क्यों आया? क्या रिसेशन में सब कंपनियां बंद होती है, या वो होती है जिसे होना होता है? आंधी में सब पेड़ गिरते हैं, या वो गिरते हैं जिन्हें गिरना होता है? याद रखना, ये आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं। इनको अगर आप हील नहीं करेंगे तो इन्हीं के ही विक्टिम बनकर, इन्हीं के ही पीड़ित बनकर जिंदगी भर आप परेशान रहेंगे और क्या कहते रहेंगे, भाई मैंने तो बड़ी कोशिश करी, किस्मत ही ऐसी थी। ठीक है, मैं किस्मत को मानता हूं, लेकिन 1% 2% ही तो रखोगे इसका रोल।
हर चीज पर क्यों लगा रहे? तो आप अपने माइंड को ठीक करना सीखिए, क्योंकि आपके माइंड में अगर पॉजिटिव केमिकल नहीं निकलेंगे तो नेगेटिव केमिकल जरूर निकलेंगे। सर आपको नहीं लगता कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इंसान के ऊपर, मैक्सिमम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है परिवार की हो सकती है, अपनी प्रोफेशनल वर्क में हो सकता है, निजी जीवन में भी हो सकता है, वो जो है एक डिप्रेशन क्रिएट कर सकता है, या फिर ये कीजिए कि एक दबाव क्रिएट कर सकता है कि मजबूरी में वो इंसान उन चीज़ों को नहीं निकाल पाता जिसकी वजह से वो परेशान है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि अगर वो परेशान है तो उसको ऐसे टेक्निक को सीखना चाहिए, सब अवेलेबल है। सवाल यह है कि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी को परेशान करी, वो दूसरे को भी करती, वो सबको नहीं करती, उसको ही क्यों कर रही? बिकॉज वो उसके लिए उस इवेंट को इस तरह से ले रहा है। हर एक पेनफुल मेमोरी मुझे परेशान कर सकते, दूसरे को करेंगे नहीं वो। तो हर आदमी सब्जेक्टिव है, इसीलिए तो आपको अपने माइंड के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। ओके, नाइस। अच्छा सर, एक चीज से मुझे शिकायत है आपसे हमेशा, आपको दूध से इतनी नफरत क्यों है? नहीं, मुझे नफरत नहीं है। नहीं, आप देखा मैंने कई वीडियोस में आपकी, वो बोलते कि आपने शायद दूध पीना बंद कर दिया, अब आप दूध नहीं लेते, दूध से बना आई थिंक कोई प्रोडक्ट भी नहीं आप वो लेते हैं, और फिर आपने उसके पीछे का जो एक साइंस है जो काम करता है आपकी बॉडी में। अंकुर, इसमें हुआ ये था, जो अभी मेरी वीडियो वायरल हुई जिसपे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट और गालियां बड़ी प्यारी प्यारी आई है, तभी आप पूछ रहा हूँ। तो मैं एक आदमी को समझा रहा था, अभिषेक को, तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा, दोनों लोगों ने मेरा पॉडकास्ट किया, उनमें से एक थे धर्मेंद्र जी और एक थे अभिषेक। तो अभिषेक ने कहा कि सर मेरी ये उम्र है, मैं 30s में हूँ, और हालत ये होगी कि मैं डायबिटिक हो गया हूँ, मुझे बहुत नींद वींद भी नहीं आती और बॉडी में मतलब जो भी बताई। तो मैंने उनसे कहा कि जो सिम्टम्स आपके आ रहे हैं यही सिम्टम मुझे भी आए थे, तुम एक काम करो, मेरे कहने से 90 दिन के लिए, 90 दिन बाद वो दूधिया भी यहीं रहेगा, दूध देने वाली भी यहीं रहेगी, दूध पकाने वाली भी यहीं रहेगी, और दूध भी यहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तुम 3 महीने के लिए दूध पीना छोड़ के देखो। अच्छा, या तो तुम ठीक हो जाओगे या ठीक नहीं होगे, नहीं होगे तो पी लेना। बिल्कुल, वैसे भी और हो गए तो भी पी लेना। तो बेसिकली हुआ ये था, जब 1993 में मैंने एनएलपी से अपनी बीमारियों को ठीक किया, तो तब मेरे पास थोड़े से चैलेंज बाकी रह गए थे, जैसे साइनसाइटिस है, यानी कि मेरा जुकाम हुआ करता था जैसे ही सीजन चेंज होता था। जी हाँ। और गर्मी आई, सर्दी आई, कुछ भी, बरसात आई, सर फटना शुरू। और वो मैं कह रहा हूँ ये माइंड से कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। जैसे सर्दी मुझे पहली हवा लगी कि एकदम से मेरी साइनस जो है दर्द करने लगी। तब मैं एक किताब जो पढ़ रहा था एनएलपी की ही, मैंने उसका एक चैप्टर को बढ़िया तरीके से दोबारा पढ़ा, और उस चैप्टर का नाम है एनर्जी, किताब का नाम है अनलिमिटेड पावर, राइटर का नाम है एंथनी रॉबिन्स, ठीक है जी। और उसमें जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा यार मेरी 70-80% तो मेरा काम हो गया, मैं ठीक हो गया बीमारी। सबसे बड़ी बात तो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक कर ली मैंने अपनी। भाई साहब वो मार देती है आदमी। हाँ बिल्कुल सही, इतने इतने मोटे मोटे पैर होने लगे थे, सूजन आती है बहुत, ठीक है ना। लेकिन जब मुझे उस एनर्जी चैप्टर को पढ़ने का मौका मिला, फिर मैं बता रहा हूं लोगों के लिए, मैं जो भी कहूंगा मैं अपने पर्सनल पहली रीडिंग के साथ करूंगा, यानी कि पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि रामलाल ने श्यामलाल को बताया और श्यामलाल ने फिर राम वर्मा को बता दिया और राम वर्मा ने तुझे बता दिया, ऐसा मैं पॉडकास्ट नहीं करता। सोशल मीडिया पे मतलब मैक्सिमम चीज ही ऐसी चलती है, जैसे आपने भी बोला था ना कि फला जगह ने उन्हें ये कहा था, और उसमें भी ये कहते हैं सतयुग में फला आदमी ने फला से, भाई तू बैठा था क्या वहां? अब हमारे गांव में अभी ये कहना है जी अतर सिंह ने बलजोर सिंह को ये बोला था और बलजोर सिंह ने मुझे ये बोला है कि तुमने उसे ये बोला। अब वो आदमी पागल हो जाता है, भाई साहब बलजोर सिंह अतर सिंह और रामलाल ये हो क्या रहा? भाई साहब मैं इन पे बिल्कुल यकीन नहीं करता, क्योंकि इसे हम रैंडम जनरल ओपिनियन कहते हैं। ये तो मैं अपनी एनएलपी में पढ़ाता हूँ कि कभी भी इन स्टेटमेंट में मत जाना, वो अलग बात रही। अच्छा, इसका बीच में थोड़ा सा, ये जो अभी आपने जो ओपिनियन होते, इनका सबसे बुरा प्रभाव क्या पड़ता है इंसान पे? कुछ भी नहीं पड़ता। आप बिना मतलब की चीजों के प्रति बिलीफ बनाना सीख जाते हो। किसी ने बावले ने कह दिया भाई साहब देखो बरसात में ना एलर्जी होती है, तुमने कहा हाँ जी फूफा जी कहते हो तुम ठीक रहे, रामलाल को भी हुई थी, अगले दिन तुम भी पता चला एलर्जी हुई पड़ी है। तो मैं दूध के बारे में बता देता हूँ। तो जब मैंने उस एनर्जी टॉपिक को पढ़ा तो उसमें था मिल्क के ऊपर, उसमें मीट के ऊपर भी था, मैं बता सकता हूँ, उसमें पानी के ऊपर भी था, कब पीना है नहीं पीना है, ठीक है ना। मैं पानी के ऊपर भी बोलूंगा तो आप फिर सारे लोग चिढ़ जाएंगे, नहीं बोलना। तो मैंने दूध के ऊपर जो पढ़ा था मैं दोबारा पढ़ाता हूँ। उसमें लिखा था कि जो भैंस का बच्चा, ठीक है ना, जब पैदा होता है तो कितने पाउंड का होता है? 60 से 80 पाउंड का होता है। हमारा कितना होता है? 8 पाउंड। उनकी उम्र होती है 8 साल, हमारी होती है 80 साल।
वो 2 साल में मैच्योर होना पड़ता है और उन्हें मां बनना पड़ता है या सांड बनना पड़ता है। यानी कि उसके पास ऐसे ह्यूमन आई मीन एनिमल ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से अलग हैं। तो हम समझने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल सही है। हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमें 21 साल में मैच्योर करेंगे शादी के लिए या बच्चा पैदा करने के लिए, एक लड़की को कि मां बनने के लिए। लेकिन एक भैंस के बच्चे को उसके एनिमल ग्रोथ हार्मोन 2 साल में उसको मां बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं या ग्रोथ दे रहे हैं। एक बार बताइए क्या कैसे उस दूध को आप अपनी बच्ची को पिला सकते हैं? उस हार्मोन को कैसे इंजेक्ट कर रहे हो आप अपनी बॉडी में? भाई वो तुम्हारे हार्मोन के साथ तो इंटरफेयर करेगा, वो तो गड़बड़ होगी। मेरे हार्मोन कुछ और, हार्मोन क्या होते हैं? मैसेंजर होते हैं। हार्मोन के अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन आपकी सेल पर जाएगी। अभी मेरा हार्मोन ये कह रहा है कि मुझे 21 साल वाली सेल चाहिए जो 21 साल में पावरफुल बने और मां बनने वाले बच्चे के अंदर, मेरे अंदर मैन बनने वाले सारे के सारे सिम्टम आए। तुम मुझे वो हार्मोन दे रहे हो कि मैं 2 साल में मां बनने के लिए तैयार हो जाऊं या बाप बनने के लिए। ये क्या कर रहे हो आप? 50 से ज्यादा ऐसे हार्मोन है जिसको आप नहीं देने चाहिए आप कभी भी। और दूसरी चीज है, आप दूध इसलिए पीते हैं, नेक्स्ट चीज इसलिए है कि दूध आप इसलिए पीते हैं कि उसमें कैसीन होती है। कैन यू बिलीव कि हमारा जो लीवर है, ह्यूमन लीवर है, वो 50% से ज्यादा कैसीन को रिजेक्ट कर देता है। और वो कैसीन हमारे ब्लड में एक फॉरेन मेटल की तरह रहती है जो एलर्जी क्रिएट करती है। इफ यू वांट मोर एलर्जीज, हैव मिल्क। अगर आपके पास कोई भी एलर्जी है, आप छोड़कर तो देख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोड़ दो, फिर पी लेना, हो सके शायद ठीक ही हो जाए, क्योंकि एलर्जी तो कई बार जानलेवा हो जाती है। तीसरी, इससे नेक्स्ट चीज ये है कि जो आप दूध पीते हैं वो कैल्शियम के लिए पीते हैं। उस चैप्टर में मैंने ये पढ़ा, जिस किताब का नाम है अनलिमिटेड पावर, राइटर एंथोनी रॉबिन्स, चैप्टर का नाम है एनर्जी। उसमें मैंने ये पढ़ा कि डॉक्टर एलिस ने अमेरिका में सबसे ज्यादा काऊ मिल्क के ऊपर काम किया है, ठीक है ना। और काऊ मिल्क के ऊपर काम करके उसने 25,000 लोगों को 3 से 5 गिलास रोजाना दूध पिलाया। ये देखने के लिए इसका इंपैक्ट क्या होगा। और 3 साल के बाद उनके पास 2 चीजें थी उन लोगों के पास। उनके पास कैल्शियम की कमी थी, हड्डियां कमजोर थी, और उनको एलर्जीज थी। दूध पीने के बाद भी कैल्शियम की कमी थी। अगर आप इसे एक वर्ड को अगर हम सब लोग इंडियन समझ लें या आप भी समझ लें, उसका नाम है ग्लाइकेशन जी। और डॉक्टर इसको जानते हैं। ग्लाइकेशन का मीनिंग होता है, ग्लाइकेशन से भी आप और इजी बता देता हूं ताकि हर एक आदमी समझ जाए। हमारी हड्डियां क्यों कमजोर होती, कभी आपने जाना? नहीं। हमारी 18 साल तक की उम्र तक हड्डियां पूरी तरह से अपने आप को मजबूत बनाती हैं, फिर ये हमारे 80 साल काम आती है अगले, ठीक है ना। लेकिन यह कमजोर क्यों होती है? एक किताब का नाम मैं बता रहा हूं, जो भी चीज मैं दूंगा वो मैं फर्स्ट हैंड दूंगा और वो एक्सपर्ट की ओपिनियन दूंगा। ये नहीं कि दादी माँ के नुस्खों से मैंने लिया है। इसीलिए लोग मुझसे चिढ़ेंगे भी ज्यादा, क्योंकि दादी के नुस्खे मैं नहीं समझता हूं, ठीक है ना। तो किताब का नाम है व्हीट बेली। व्हीट मीन्स गेहूं, बेली मीन्स पेट। व्हीट बेली, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर विलियम डेविस। 30 साल की प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने इस किताब को लिखा है। पेज नंबर 192 है और उसमें लिखा है कि बोन क्यों टूटती हैं। अगर आप अपने बोन को बचाना चाहते हो तो दूध क्यों छोड़े, उसमें ये लिखा है। मैं बता दूं, याद रखिएगा, आपकी बॉडी अपने आप को जीवित रखने के लिए और लंबी उम्र रखने के लिए अपने पीएच वैल्यू को 7.4 रखती है। पीएच वैल्यू जो हमारे एसिड और एल्कलाइन का एक माध्यम होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, पानी होता है। अगर 7 से कम हो जाए तो एसिड और ऊपर जाएगा तो एल्कलाइन। हमारी बॉडी जो लॉक करती है अपने एल्कलाइन मीडियम को वो 7.4 है। अगर इससे कम हो जाए 7 से तो हमारी बॉडी एसिडिक मीडियम होने लगता है उसमें। और अगर हमारा एसिडिक मीडियम यानी कि हमारा पीएच वैल्यू अगर 0.5 हो जाए तो हमारी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। ये पेज नंबर 192, 193, 94 पे पढ़ना। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप दूध पीते हैं, दूध पहली बात जैसे ही पेट में जाएगा वह आपके अंदर एक चीज को क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड एसिडिक रिफ्लक्स। यानी कि वो एसिड क्रिएट करेगा और वो जो एसिड है
वह अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि आपकी पीएच वैल्यू को नॉर्मल करने के लिए बॉडी पूरी ताकत लगाएगी। और जहां जहां पर भी आपके पास क्षारीय स्टोर्स हैं, यानी कि एल्कलाइन स्टोर्स हैं, उन्हें खाली करेगी। पहला आपका एल्कलाइन स्टोर होता है आपके ब्लड में, वहां पर आपके बाइकार्बोनेट होते हैं, वह उन्हें निकालकर टक से अपनी पीएच वैल्यू को पूरा कर लेगी। लेकिन अगर आप रेगुलरली एसिडिक मीडियम बढ़ाते जा रहे हैं, सुबह चाय में भी दूध है, फिर आपका दूध है, फिर पनीर है, फिर चीज है, फिर दही है, फिर आपके योगर्ट है, या फिर आपके पास मक्खन है, ठीक है ना, बार बार आप एक एसिड रिफ्लक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो अब आपके ब्लड में जितना बाइकार्बोनेट था उसकी सप्लाई लिमिटेड थी, वो पूरी हो चुकी है। लेकिन ब्लड भी अपने आप को पूरा करने कोशिश करेगा इस अल्कलाइन को पूरा करने के लिए, और उधर आपकी बॉडी को भी नीड है। तो वो कहां से लेगी आप एल्कलाइन? वो लेगी आपकी हड्डियों से, और वो दो तरह के चीजों से लेगी। एक है उसमें आपकी हड्डी में, वो है कैल्शियम कार्बोनेट, और एक है कैल्शियम फोस्फेट। ये डॉक्टर विलियम्स का लिखा हुआ है, किताब का नाम फिर बता देता हूं, व्हीट वैली, पेज नंबर 192, बोन कैसे टूटती हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप लंबे समय तक 100वें साल तक भी आपके पैर मुड़े नहीं तो घुटने मुड़ जाते हैं, छोटे से हो जाते हैं, ठीक है ना, बदशक्ल हो जाते हैं आप 55 साल तक की उम्र में। अगर आप 90 साल नहीं, 98 साल, 100 साल की उम्र में भी आप अपनी हड्डियों को और अपने जोड़ों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, तो आप अपनी पीएच वैल्यू को बिल्कुल ठीक रखें। जिसे बिगाड़ने का काम आपका दो प्रोडक्ट करते हैं, उनके दोनों के मैं नाम ले देता हूं। एक है व्हीट, गेहूं, और दूसरा है मिल्क, और तीसरा है मीट। मिल्क का मतलब है एनिमल प्रोडक्ट। इसलिए याद रखिएगा, वहां पर कैल्शियम की कमी पाई गई, क्योंकि वो कैल्शियम हड्डियों का और ले रहा था। अगर इसमें कैल्शियम होता तो आप देखना, जिन जगहों पर दूध नहीं पिया जाता वहां आपको खोखले दांत नहीं मिलेंगे, और मेरे और आपके एरिया में बहुत सारे दांत खोखले लोग घूम रहे, क्योंकि बॉडी आपके लिए ये कैल्शियम को या तो दांतों से लेगी या फिर आपकी बोन से लेगी। जब वो बोन से ले रही होती है तो पहले तो कई साल तक आपको पता ही नहीं चलता, इसे हम ओस्टोपीनिया कहते हैं, क्योंकि आपका सिग्नल ही नहीं आ रहा कुछ। जब वो ओस्टियोपोरोसिस आ जाती है शुरू, कि अब हड्डियां कमजोर हो रही है, फिर आप क्या करते हैं, फिर पहली दूसरी गलती क्या करते हैं आप, कि इमीडिएटली आप बाहर का कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम की गोली। डॉक्टर विलियम ने लिखा है, मैं किताब में जो का त्यों पढ़ के आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, पेज नंबर 192 से 94, 3 पेज पढ़ने हैं आपको। उसमें लिखा है कि जो आप बाहर का कैल्शियम खा रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे आपके एक दीवार मकान की नीचे से खराब हो गई है, और आपने 4 टोकरे ईंट, 1 बैग सीमेंट और 4 बैग रोड़ी का लाके मकान के अंदर डाल दिया हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी दीवार में गया है, वो अभी आपके ब्लड में घूम रहा है, और ब्लड से जरूरी नहीं है कि वो बोन्स में गया हो जो कैल्शियम आप ले रहे हैं। और ब्लड का कैल्शियम कितना नुकसानदायक हो सकता है वो डॉक्टर बता देगा आपको, कि वो आपके आर्टरीज में भरा हुआ है और वहां पर क्लोगिंग कर रहा है। बस कुछ भी समझ लीजिएगा, ये किताब पढ़ोगे तभी पता चलेगा। हम लोग पढ़ते नहीं हैं। मेरी समस्या ये है कि मैं रोजाना 4 से 5 घंटे पढ़ता हूं, तब मैं बोलता हूं 1 घंटा। कोई भी पॉडकास्ट से पहले मैं 4 से 5 घंटे अपनी किताबों के साथ रहता हूं, और वो किताबें होंगी जो बड़े एक्सपर्ट ने लिखी होंगी, और जिस किताब के पीछे वो ये बताएगा कि मैंने इतनी सारी किताबों से बिब्लियोग्राफी उठाई हुई है, यानी कि कम से कम 200 किताबों के रेफरेंसेस हैं, और उन किताबों को भी फिर मैं मंगा लेता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, तब मैंने कहा था कि भाई साहब दूध छोड़कर देख लो, क्योंकि मेरी एलर्जी ठीक हो गई, मेरे बाल ठीक हो गए, ठीक है ना, मेरी चाल ठीक हो गई, और मेरी एसिडिटी ठीक हो गई, और मैं यंग हो गया। ओके। क्या बेसिकली आज की जो रसोई है हमारे घर की, क्या गलतियां करते हैं अपनी रसोई में, जिससे कि ये सब चीज़ें, मतलब ये सब बीमारियां आ रही है? किचन में अगर आप अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो पहली चीज है आपका रिफाइंड ऑयल। जब वेज ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें हेक्सेन मिलाया जाता है, जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। उसके बाद उसमें आंखें न जलें, उसमें डिओड्रेंट मिलाया जाता है, फिर केमिकल आ गया। और तीसरी बार जब उसे अगर आप गर्म करें जो कहती हो तेल को, तो उसका स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल 50 डिग्री पर वो उबला भी नहीं, और आपने गर्म किया 50 डिग्री, तो उसने धुआं छोड़ दिया, तो पूरे घर में लोग छींकेंगे, जलेंगे और चिल्लाएंगे। तो वो क्या करते हैं, कंपनी उसमें स्मोक पॉइंट बढ़ा देती है, यानी कि उसे आप 200 डिग्री 300 डिग्री तक भी उबाल लें, उसमें धुआं नहीं आएगा। उसके लिए फिर उसमें केमिकल मिलाया जाता है। अब वो खाने के लायक कहाँ रहा।
तो अगर आप तेल को ठीक करना चाहें तो आप जो कच्ची घानी जिसको हम कहते हैं, या ठीक है ना, मस्टर्ड है या फिर आपका ऑलिव ऑयल है, वो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी रिफाइंड एट ऑल। द मोमेंट यू आर रिफाइनिंग इट, उसमें रिफाइनरी जा चुकी है। दूसरा चीज है, आप इमीडिएटली अपने घर का नमक बदल दें। व्हाइट नमक को बिल्कुल मत खाइए, आप सी सोल्ट खाइए, डली वाला नमक जो आता था, उसमें 80-90 मिनरल है, और चौंक जाएंगे जो हड्डियों में आपको जरूरत है वो सारे मिनरल उसमें है। जी, जब मैं इस समय आपके साथ बैठा हूँ, आज सुबह जब मैं उठा था, ठीक है ना, मैंने एक कप गर्म पानी मेरे लिए होता है, उस एक कप गर्म पानी में मैं एक चुटकी भर सी सोल्ट डालता हूँ, थोड़ी सी हल्दी डालता हूँ। हल्दी को रोज नहीं लेना चाहिए, महीने में 10 दिन ले लिया, यानी कि हर तीसरे दिन ले लिया, चौथे दिन ले लिया, उतना ही काफी है। उससे हमारा सीबो ठीक रहता है, सीफो, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल जो ओवरग्रोथ हो जाती है। और थोड़ा सा नींबू डाल लेता हूँ अगर है तो, ठीक है ना, और उसे मैं सिप करता रहता हूँ। तो मेरे दिन भर के जो मिनरल्स चाहिए मुझे, जिसके लिए मैं लाखों रुपए के साल भर में वो खाऊं, न्यूट्रिएंट इसमें इतने मिलीग्राम बोरोन है, वो सब मुझे फ्री में मिल रहा है। और सी सोल्ट कितना आसानी से और कितना इजी मिल जाता है, ये तो आप देख सकते हैं। सस्ता भी बहुत है। मेरे समय में 1969 में मेरे फादर 1 रुपए की एक बोरी लाया करते थे। 2 रुपए किलो मैंने भी देखा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि कितना आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसे रिफाइंड करके हमने फ्री फ्लोइंग नमक बना दिया। नमक वो अच्छा होता है जो बरसात में ऑटोमेटिकली घुलना शुरू हो जाए, इसका मतलब है वो नेचुरल है। तीसरी काम आप करेंगे वो ये है कि आप कोई भी शुगर प्रोडक्ट नहीं खाएंगे कुछ दिन के लिए। व्हाइट शुगर? जी हाँ, सही बात तो ये है कि कोई भी शुगर ना खाएं 3 महीने के लिए। गुड़ भी? गुड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो ये कर रहा हूं घर का शहद भी हो चाहिए। अरे अब मैं फिर बता सकता हूं, इस प्रक्रिया को हम एजिंग कहते हैं। एजिंग का मतलब है बुढ़ापा आना समय से पहले। आप 60 के हैं, 60 के लगे बिल्कुल ठीक है, ये ना हो कि आप 40 के हैं और 60 के लग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 60 के आप 50 के लगे। भाई मेरी उम्र बता दी ना एक लड़के ने यहीं पर आपके सामने, कितनी बताई थी? 55 बता दी। 50-55 बताई, तो 10 साल छोटा कर दिया ना। और भैया आप 6 महीने बाद फिर मिलना, फिर ऐसे कैसी? इससे कम मिलेगी। ठीक है ना, ठीक है ना। अभी तो मैं पढ़ रहा हूं ना और भी ज्यादा। तो एक चीज, एक प्रक्रिया, हमारे बुढ़ापे, हम बूढ़ा क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा? हम बूढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक प्रक्रिया, उसका नाम है ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन का मतलब है कि जब भी जो भी चीज आप खाते हैं वो उसमें से शुगर निकलती है, या हमारी बॉडी उसे सिंपल शुगर बनाती है, कुछ भी नाम रख लो। और वो शुगर हमारी ब्लड और हमारी सेल के प्रोटीन के साथ एक तरह से लिंक बना लेती है, वो एक तरह से नया मॉलिक्यूल बना लेती है। उसे हम प्रोटीन शुगर या प्रोटीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहते हैं। जितने ज्यादा ये मॉलिक्यूल बनेंगे उतनी ही आपकी समस्या बढ़ेगी। इनको हम एज मॉलिक्यूल कहेंगे या एज प्रोडक्ट कहेंगे। इनकी पूरी फॉर्म है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। अगर ये शुगर खा के जो आपकी प्रोटीन के साथ इसने अपना लिंक बना लिया है, अगर ये आपकी आंखों में चले जाए तो इसको कैटरेक्ट कहते हैं। बालों में चले जाए तो इसको एलोपेशिया कह देंगे। अगर आपकी किडनी में चले गए तो किडनी फेलियर हो जाएगी। अगर आपकी स्किन पर चले जाए तो आपकी खाल लटकने लगेगी, झुर्री आ जाएगी। जी याद रखिएगा, अगर आप अपने जीवन में ग्लाइकेशन को रोकना चाहते हैं तो आप शुगर को इमीडिएटली बंद करें। लेकिन आपको चौंकाने वाली बात मैं बता देता हूं, आपके ग्लूकोज का ग्लिसेमिक इंडेक्स शो होता है, वहीं से तय किया जाता है कि किस में कितना होगा। ठीक है, अगर ग्लूकोज 100% है, ग्लिसेमिक इंडेक्स यानी कि इसमें ग्लूकोज एकदम से 2 घंटे पर 100 पर जाएगी। जी ठीक है जी। तो आप समझते हैं कि वीट कितने पे जाएगा? कितने पे? 72। क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूं भाई, किताब पढ़ लो। लगभग 7 गुना, लगभग 7, मतलब आप समझिए 70%। मतलब हाँ, ये एज गुड एज आप शुगर खा रहे हो। तो आप शुगर को भी छोड़ें और वीट को भी छोड़ें। आप कहेंगे क्या खाएं, ये मैं अभी बाद में बता सकता हूं, या अभी थोड़ा सा नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी बातें सुन के, जब लोग आपको देखेंगे ना सोशल मीडिया पे कि ये राम वर्मा जी है, अरे वो है क्या जो जवान बनाते हैं। मैं जवान बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन मैं कई लोगों के, मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं। मेरे बैच में अभी 250 लोग होंगे NLP के, उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी वीट बैली हो चुकी है, पूरा पेट खराब हो चुका है, गट अंदर से खराब हो चुका है, दिमाग से परेशान है, घुटने उनके खराब हो चुके हैं क्योंकि वेट इतना बढ़ चुका है। वो ये कह रहे भाई साहब मुझे ये बताओ करना क्या है। कई बार लोग सिर्फ गाली देने के लिए गाली दे रहे हैं,
वो मुझे मालूम है वो भी कर रहे हैं इसका। वो भी कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल ये बात। और मैं कह रहा हूँ भाई गाली देता रहे, पर तू अपने घर के लिए एक बार फिर यंग हो जाए, पता नहीं तेरी बच्ची तेरा बच्चे को तेरी कितनी जरूरत है। मैं कई बार सोचता हूँ यार, हम आम आदमी की खास बात बताऊं मैं अंकुर जी सर, बड़ा दुख हो रहा है जी। वो कमाएगा जिंदगी भर, बुढ़ापे में बीमार होके सारा पैसा खर्च करवा देगा अपने ऊपर, और अगली जनरेशन को फिर शुरुआत करनी पड़ेगी। तू भाई एक काम क्यों नहीं करता, तू थोड़ा सा पैसा सीखने पे लगा दे और तू अपने आप को स्वस्थ रख, स्वस्थ तरीके से तू इस दुनिया से जा जब तू मरे, और कुछ पैसा अपने परिवार के लिए ऐसा छोड़ के जा कि वो अपना भी कमाए और तेरे वाले को भी बढ़ा के लेके। और कई बार मैंने देखा भाई साहब कि ये तो किस्मत की बात थी जी, मुझे कैंसर हो गया जी, मुझे ये बीमारी होगी जी, और सारे बीमारी अपना भी लगा दिया, अपना फंड भी लगा दिया, और 10-20 लाख को अगली जनरेशन को भी आपने नीचे करके चले गए। और उससे तुम्हें कोई शांति मिलेगी क्या? अपराध बोध नहीं होगा? तुम 4 किताब नहीं पढ़ सकते थे? ग्रैंड मास्टर एक सीफू है, वो मतलब मार्शल आर्ट के हुए, उन्होंने ये बातें बोली थी जो भी आपने जस्ट बोला है। उन्होंने थोड़ा दूसरे शब्द में बोला था कि इंसान जो है 40 की उम्र तक जो है अपनी हेल्थ खराब करके कमाने पे लगता है, कमाता है 40 के बाद फिर जो कमाया हुआ पैसा उसे दे के फिर हेल्थ खरीदता है। हेल्थ करते हैं और आती है नहीं, कभी नहीं आएगी। तो आप व्हीट छोड़ दें, दूध छोड़ दें, शुगर छोड़ दें, रिफाइंड ऑयल छोड़ दें, और ये नमक छोड़ दें, इनके नमक को बदल दें, इनके बगैर तो आप पहले भी जी रहे थे ना। सही बात है। इतना ही तो करना भाई। मैं गांव से गेहूं की जगह चने का आटा पिसवा के लाता हूं, बेसनी रोटी नहीं, चने वाली रोटी जिसका छिलका नहीं निकलता है। मेरा फाइबर मुझे, मेरे बैक्टीरिया को वही चाहिए, और प्रोटीन मिल गई मुझे, और नेचुरल प्रोटीन मिल गई जो मेरी बॉडी को चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास जवार का आटा है गांव का, उसके बाद मेरे पास बाजरे का आटा है, उसके बाद मेरे पास रागी का आटा है। यार और क्या क्या खा के रहोगे? उसके बाद चावल भी है, उसके बाद दालें भी हैं, उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स भी हैं, उसके बाद मेरे पास फाइबर के रूप में चिया सीड भी है, उसके बाद मेरे पास फ्लैक्स सीड भी है। और क्या खाओगे भाई? तुम ये समझ लीजिए मैंने तुम्हारा छुड़वाया क्या है? अगर कॉफी चाय पीनी है तो आप दूध उसका तैयार कर ले, आलमंड ऑयल का, आई मीन बादाम का, या फिर उसका कोकोनट का। इतना मीठा, इतना बढ़िया लगता है कि आप उसके दीवाने हो जाएंगे। आपने एक वीडियो में ना थोड़ा ये क्रेविंग को लेके भी बात की थी कि मैं 5 दिन की क्रेविंग में मतलब शुगर की खत्म हो जाती है। यस, है ना? यस, वेरी ट्रू। आप शुगर क्यों खाते हैं पता है? 2 कारण है। आपके जैसे ही गुड बैक्टीरिया की कमी पड़ जाएगी और बैड बैक्टीरिया की कमी की संख्या बढ़ जाएगी, इसे हम डिसबायोसिस कहते हैं। डिसबायोसिस एक होती है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब है तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझे रोजाना पैर भी छूते हो और रेस्पेक्ट भी करते हो, ठीक है ना, मेरी बात भी मानते हो। इसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं कि मेरे और मेरे भाई के बीच में, अंकुर के बीच में सिम्बायोसिस है, यानी कि एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने कहा मेरा कोई भाई भाई नहीं और तुम्हें देख लूंगा और तुझे देख लूंगा, अपने उस गांव वाली लैंग्वेज में आ गए, तो ये सिम्बायोसिस नहीं रही, अब ये डिसबायोसिस हो गई। इसे डिसबायोसिस कहते हैं। तो जब हमारे गुड बैक्टीरिया वो 80% होते हैं और बैड बैक्टीरिया 20% होते हैं, और ये जो गुड बैक्टीरिया है इन 20% को दबाए रखते हैं, इन्हें कुछ नहीं करने देते, ये उस बैक्टीरिया को भी नहीं करने देते जो आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। ऐसे में होता क्या है कि आपने दूध पिया, चीनी खाई, और ये सिगरेट पी, गलत नमक खाया, और ये जो ग्लूटेन खाया, और क्या कहते हैं शुगर खाई, यह आपके बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ा देती है। और बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ते ही उनकी ग्रोथ छोटी हो गई, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई परसेंटेज वाइज, और ये बैड बैक्टीरिया आपकी बड़ी आंत से ट्रेवल करते हुए छोटी आंत में अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं जहां इनकी जगह नहीं थी। अच्छा। और इसका नाम है सीबो। ये 99% लोगों को इंडिया में हो चुकी है। सीबो का मतलब है कि आपकी छोटी आंत में बैड बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो चुकी है जो नहीं होनी चाहिए थी। ये बैड बैक्टीरिया आपसे मीठा मांगते हैं। अगर तुम्हें चाय की इच्छा हो रही है, अगर तुम्हें बर्गर की इच्छा हो रही है, अगर तुम्हें पास्ता की इच्छा हो रही है, अगर तुम्हें समोसे खाने की इच्छा हो रही है, आज तो भाभी जी के हाथ के पकौड़े खाने की इच्छा हो रही है, ठीक है ना, जब भी आपको रिफाइंड, आज पिज्जा खाने की इच्छा हो रही है, और खाने के बाद तो मीठे खाने की इच्छा बहुत हो रही है, समझ लीजिए आप सीबो के मरीज हो चुके हैं। सीबो नाम की बीमारी जिसमें बैड बैक्टीरिया है, वो बचते ही तब है जब आप उनको मिल्क दें या कार्बोहाइड्रेट दें, बैड वाला रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, या फिर चीनी दें। आप 5 दिन काम करके देखो, 5 दिन आप शुगर ना खाएं, क्रेविंग आ रही है, उसके लिए मैं बता देता हूं, मौसमी खा लें आप। क्रेविंग के टाइम पे एक मौसमी
जूस ना पिए तो वैसे प्रॉपर तो इमीडिएटली आपको विटामिन सी भी मिल गई, और जो फाइबर मिला है वो जहर है बड़े बैड बैक्टीरिया के लिए। बड़ा बैक्टीरिया कभी भी आपकी प्रीबायोटिक यानी कि फाइबर से जिंदा नहीं रहेगा, गुड बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे। तो फाइबर तो आप खाते नहीं, बर्गर पर लगे पड़े। बर्गर में क्या है, वही व्हीट जो रिफाइंड हो चुका है, जो आपकी एसिडोसिस कर रहा है, जो ग्लाइकेशन के लिए मजबूर कर रहा है आपकी बॉडी को। अवध ओझा जी बोलते हैं इस पे एक बहुत अच्छा सटायर मारते हैं कि आजकल की जनरेशन जो है तेल लगा रही है बादाम का, खा रही है गुटखा। जबकि वो बादाम खाना चाहिए, मतलब बादाम का दूध पीना चाहिए, बादाम खाना चाहिए। तो आज की जनरेशन ये है। अच्छा, अभी आपने एक वीडियो बहुत वायरल हुआ तक हो रहा है सिद्धू पाजी का, जो उनकी बीवी को जो कैंसर था, उन्होंने बोला कि नीम में पैसा नहीं लगता, हल्दी में कितना पैसा लगता है, आपका नींबू में कितना पैसा लगता है। और उन्होंने बोला कि उन्होंने सब स्टेज 4 कैंसर उनको था, उन्होंने इसको जवाब दे दिया कि भाई स्टेज 4 तो अब मतलब बचने का चांस नहीं है। लेकिन खुद ही उनको किस हिसाब से उन्होंने गैप रखा खाने में, जो बैड जो सेल्स होती है कैंसर के वो ऑटोमेटिक ख़त्म होने लगे। तो इससे अग्री करते हैं आप? भाई साहब, आपको ऑटोफैगी नाम की प्रक्रिया को पढ़िए। 2016 में ओशिमी ऐसे कुछ नाम है, नाम याद नहीं रहता, जैपनीज नाम है, ठीक है ना। 2016 का जो नोबेल प्राइज मिला है वो इस चीज पे मिला है जिसे हमारे योगी पुरुष 3000 सालों से कर रहे थे, जिसका नाम है फास्टिंग। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए तो आपकी बॉडी क्या करेगी, ध्यान से सुनना जी। और सारी चीजें उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कही है 100%। पहली बात सुनिएगा, जब आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं, जिसको आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, और आप देखेंगे कि हमारे देश में, हमारी प्रथा में, हिंदुइज्म में हर 1 अप्रैल मई में, हाँ, और 1 अक्टूबर नवंबर में 9 दिन के नवरात्रे आते हैं। वो पता है क्यों आते हैं? वो टेक्निकली आते हैं, वो स्पिरिचुअल नहीं है। हमारे महापुरुषों को पता था कि इन दिनों में सीजन चेंज हो रहा है, और सीजन चेंज में जितना आप पेट को खाली रखेंगे उतनी ही ऑटो इम्यून कम होगी। सीजन चेंज में सबसे ज्यादा ऑटो इम्यून होती है। और ऑटो इम्यूनिटी यानी कि इम्यून सिस्टम आपका ट्रेंड होता है बैक्टीरिया के द्वारा। तो वो कहते हैं कि आप भूखे रहो, इन बैक्टीरिया को काम करने दो। जब भी आप लंबा फास्टिंग करेंगे तो पहला काम क्या करेगी, आपकी बॉडी सर्वाइव करने के लिए अपनी डैमेज सेल को खुद खाने शुरू कर देगी। इसीलिए ऑटोमन मींस स्वम, फैगीमंस खाना। दूसरा काम करेगी कि जब वो उसने बैड सेल को खा लिया, आप अभी क्या कर रहे, मैं स्किन की बैड सेल को निकलवाने गया हूं, कहां, रामलाल सलून पे, वो तुम्हारी खाल को रगड़ रहे, अजी इसमें से डेड सेल निकाल दूंगी या निकाल दूंगा आपके गालों में से, और बाकी जगह भी तो पड़ी है। मतलब आप वहां 1400 रुपए देके अपना चेहरा रगड़वा के आ जाओगे, और उसमें पता नहीं उसने क्या क्या और ब्लड में डाल दिया जो आपके लीवर को खराब करेगा। पहला काम करेगी कि आप अगर अपनी डेड सेल को अपनी बॉडी से खत्म करना चाहते हैं तो ऑटोफैगी करिए, क्योंकि बॉडी इमीडिएटली अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जब भूख लगती है तो वो सेल इमीडिएटली, आप उसे खाना नहीं दे रहे तो वो अपनी डेड पार्ट को खाएगी, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में सेंटर में कहीं भी पड़े हुए हैं। उसके बाद वो कहेगी अभी भी मुझे भूख लग रही है, तो दूसरा काम करेगी कि वो जितने भी बैक्टीरिया वायरस है उन्हें खाएगी। इसलिए जितने भी लोग फास्टिंग करते हैं उन्हें मिनिमम वायरल अटैक होते हैं, मिनिमम बैक्टीरियाइडल बैक्टीरियल अटैक आते हैं, होते ही उनके पास बैक्टीरिया बेड वाले। तीसरा काम वो क्या करेगी कि जब भी आपने उनको कुछ खाना नहीं दिया तो जितनी आपकी बॉडी में 10,000 कैंसर सेल रोजाना बनती है हमारी बॉडी में, ये नेचुरल है। हाँ। ऐसे में ध्यान से सुनना, ऐसे में अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर हुई पड़ी है, आपकी इम्यूनिटी कई बार सो जाती है। मैं माइंड में यही पढ़ाता हूं कि अगर यहाँ स्ट्रेस आ गई तो आपकी इम्यूनिटी कई बार सरेंडर कर जाएगी। मान लेते मेरी इम्यूनिटी मान लेते इस तरह से सरेंडर कर रही है, और मुझे 15 दिन से सरेंडर कर रखी है, तो मेरे पास 1,50,000 सेल इस टाइम उसकी पड़ी है कैंसर की। उन्हें कौन खाएगा भाई? उन्हें मरना था ना, पर मेरी इम्यूनिटी नहीं मार रही क्योंकि मैंने उसको सरेंडर करवा रखा। आपकी इम्यूनिटी 3 तरह से रिएक्ट करती है जब भी आप परेशान होते हैं, या तो सरेंडर करेगी, या रिएक्ट करेगी, या अटैक करेगी आपको, जिसको ऑटो इम्यून कहते हैं। तो अब मैं क्या करेगी, मेरी बॉडी उन कैंसर सेल को खा लेगी, और उसके बाद भी नहीं खाया तो वो आपके फैट को खाएगी यहाँ के। इसीलिए बहुत तेजी से आपका फैट घटता है बेली का, समझ गए? ये ऑटोफैगी है। तो ऑटोफैगी तो बहुत ही बढ़िया चीज है, उन्होंने ठीक बोला। नंबर 2 सुना रहा हूं, आपकी कैंसर सेल पर मैक्सिमम रिसीवर या रिसेप्टर सेल किस चीज की है पता आपको? शुगर की। ओके। आपकी कैंसर सेल को जो मैक्सिमम खाना चाहिए वो शुगर है। ओके। क्योंकि उसके पास मैक्सिमम रिसेप्टर किस चीज के हैं? शुगर को रिसीव करने के लिए।
भाई आपके पास बिल्कुल बिल्कुल। आप 10 लोग हैं, 10 ने 8 ने ये कहा कि भाई तुम बारात को रिसीव करोगे, गांव वालों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, घराती को नहीं करोगे, तो वो तो सिर्फ ये देख रहे हैं ना कि कहाँ है बाराती, कहाँ है बाराती, कहाँ है बाराती। ठीक है ना। तो जब आप शुगर नहीं दे रहे हैं उन 12 घंटे के लिए, 18 घंटे के लिए, या शुगर पूरी तरह से छोड़ दी, तो आपने उन कैंसर सेल के रिसेप्टर को तो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया ना, वो सर्वाइव ही नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी मैं अमीन आपको लिख के दिखा, ये भी मेरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, माइंड गट कनेक्शन में लिखी हुई है कि आपकी कैंसर सेल्स पर सबसे ज्यादा जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो शुगर के हैं। ठीक है ना। उन्होंने कहा नींबू पानी, जब भी आप नींबू पानी पाएंगे ये आपके पीएच वैल्यू को 7.4 की तरफ ले जाएगा। ओके, अल्कलाइन का मतलब ये अल्कलाइजर है, न कि एसिडिक। यहां खट्टा लगेगा लेकिन इसकी नेचर, इसका रूप एसिडिक है, स्वरूप इसका अल्कलाइन है। ओके, इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं ना कि ये आपके टॉक्सिन वॉक्सिन निकाले ना निकाले, लेकिन ये आपके, दूसरी बात है जो आपके सीबो और सीफो है, उनकी जो एक्टिविटी को कम करता है पेट में, वो नींबू है और हल्दी है। याद रखिएगा, आपकी हल्दी कभी ब्लड में नहीं जाती, आपकी हल्दी सीबो और सीफो के उस टाइम मोमेंट को खत्म कर देगी और उतनी देर में आपकी बॉडी अपने दर्द को खत्म कर लेती है। इसीलिए बोलते हैं, इसे कहते हैं कि हल्दी का दूध पिला दो। अच्छा, तो एक ये है ना कि अभी कुछ वीडियो में मैंने आपके सुना था, आपके ना लव बैक्टीरिया होते हैं जब आपको प्यार करना सिखाते हैं, और अभी डिस्कशन में आपने बोला कि एक ऐसा भी है गुंडा बैक्टीरिया जो आपको मरने के लिए प्रेरित कर देता, वो गुंडा बैक्टीरिया है। वो एक गुंडा है और एक प्यार वाला। तो प्यार वाला बैक्टीरिया क्या है? मैं बता देता हूँ, बढ़ाना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। इस बैक्टीरिया के बारे में हर किताब में लिखा हुआ है। सही बात तो यह है कि जब मैं इस पॉडकास्ट करूँ, आज सुबह मैंने अपनी टीम के साथ अपने नोट्स को, बहुत सारे इतने भरे पड़े थे ना, वो पेपर्स जो होते हैं सबको मैंने वो स्पाइरल करवा रखा था। तो मैं भाई इन्हें फेंकना है बाहर, कब तक नहीं सामान नुको रखूं। तो उसमें मैं देख रहा था कि मैंने कितनी अंडरलाइन कर रखी थी, हर एक में इस बैक्टीरिया, इन दोनों बैक्टीरिया का नाम है। वो दूसरी बात है कि भाई किसी ने नहीं पढ़े तो मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती तो नहीं इसमें। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या? पहला बैक्टीरिया है जो लव बैक्टीरिया, वो सिर्फ 4% लोगों में रह गया है। 96% लोगों के पेट में वो बैक्टीरिया नहीं है। अगर वो बैक्टीरिया नहीं है तो आपके डिवोर्स होंगे, लड़ाइयां होंगी, और एक दूसरे के प्रति आप नार्सिस्ट हो जाएंगे, यानी कि सैडिस्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। आपके प्रति, आप किसी के प्रति एम्पैथी नहीं रखेंगे। ठीक है ना। इस बैक्टीरिया का नाम है। और हाँ, अगर ये बैक्टीरिया नहीं है, यही वाला, तो आपके बाल खराब होंगे। बाय द वे, मैं उस बैक्टीरिया को लेता हूं, आपके दर्शकों को बता दूंगा। वही बैक्टीरिया आपके गालों पे चमक लाता है। इसलिए मैंने कहा था 6 महीने रुक जाओ, भी तो मुझे 3 मुश्किल से 3 बार खाया हो मैंने। ओके, क्या है वैसे? मैं बता रहा हूं। उसका नाम है, सिंपल समझिएगा कि उसका पहले शॉर्ट बनाता हूं, LR से याद रखो। LR, ओके, ठीक है ना, लक्ष्मण एंड राम। ओके, ठीक है, सही है। हाँ, पूरी फॉर्म है लैक्टोबैसिलस रोटेरी। लैक्टोबैसिलस रोटेरी। रोटेरी की स्पेलिंग है REUTERI। और लैक्टोबैसिलस तो जानते ही आप सभी, जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया में मिलता है, अपनी दही में भी मिलता है। अगर दही में वही अच्छी वाली भैंस का हो तो, जो हमारे टाइम पर थे। भाई साहब, मैं आपको बताऊं, मैं दूध मेरे घर पे वो फूल का गिलास हुआ करता था, तुम तो जानते हो। हाँ, ठीक है ना। उसे पीने के बाद मैं ऐसे बढ़ाया करता था, अम्मा की तरफ एक और दे दो, और गांव के लोग हंसा करते थे, भाई कितना दूध पिएगा ये। मैं इतना दूध का शौकीन था, लेकिन वो दूध अलग था, वो भैंसे अलग थी, वो चारा अलग था। बिल्कुल, इंजेक्शन वाला नहीं, वो इंजेक्शन नहीं लगते थे। ठीक है ना। उस भैंस को, गाय को हम हक किया करते थे, उसके ऊपर हाथ फेरा करते थे, उसके साथ हमारी एक इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती थी, याद रखना। एनीवे, लैक्टोबैसिलस रोटेरी की बात करता हूं। अगर ये आपके पास नहीं है तो भाई साहब तलाक होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, किताब में लिखा है, और किताब भी लेकर आया हूं। मेरे बैग में पड़ी हुई है। किताब का नाम है सुपरगट। हाँ, पेज नंबर 100। आपकी बुक है? नहीं, मेरी नहीं है। अच्छा। डॉक्टर विलियम डेविस, 30 साल की, जिन्होंने बैलीगट व्हीट बैली लिखी है। ओके। उनकी दूसरी किताब है सुपरगट, जिसका मैं दीवाना हूं। उसी में उसने बताया कि भाई साहब, इसे लैक्टोबैसिलस रोटेरी को खाओ कैसे। तुम कहोगे तो मैं तुम्हें बता देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप दिन में 2 बजे आप लंच करते हो, और उसमें थोड़े से आपके चावल बच जाते हैं। यूजुअली हम राइस लेते ही हैं, ठीक है ना, दाल रोटी 1 बजे आता है, थोड़े से चावल फालतू बना लो, 1 कटोरी चावल बच गए,
उसे बड़े से कटोरे में शीशे के यानी कि गिलास में रख लो और उसमें पानी डाल दो, ठीक है ना, जितने वो पूरे भीग जाएं। और इसमें आप 2 कैप्सूल लैक्टोबैसिलस रोटेरी के डाल दो। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर आपके लोग कहेंगे सर वो कैप्सूल नहीं मिल रहे। भैया ये बहुत सारे कैप्सूल मिलेंगे, आप पढ़ना, उसमें लिखा हुआ लैक्टोबैसिलस फला लैक्टोबैसिलस और उसमें लिखा हुआ लैक्टोबैसिलस रोटेरी भी है इसमें। तो बाकी है वो भी आपके काम के हैं, क्योंकि हमें जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना बढ़िया। किस नाम से मिलता है एक कैप्सूल? अगर भाई आप कुछ भी, आप मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, मैं ब्रांड का नाम लूंगा तो गलती हो जाएगी, ठीक है ना, फिर कहेंगे देखो मार्केटिंग कर रहा, अभी पहले बहुत पढ़ चुकी है और तुम क्यों पढ़वा रहे हो। ठीक है ना, तो ये कह देंगे कि भैया वो बैक्टीरिया के कैप्सूल दे दो, ठीक है। और उसमें ऐसा करना, एक कंपनी के ले लेना एक पत्ता, एक दूसरी कंपनी के लेना, एक तीसरी कंपनी के, आप देखेंगे सबके डिफरेंट मिलेंगे। ये बहुत बढ़िया बात है। आप कहते कौन सा लूं? अरे भाई आपको 10,000 तरह के बैक्टीरिया चाहिए, अभी तो इसमें 40 भी नहीं आए टोटल। तो लैक्टोबैसिलस रोटेरी अगर आ गया, मैं उन्हें उसमें डाल देता हूँ 4 कैप्सूल और ढक के रख दिया, पानी डाल दिया, हल्का सा उसमें चम्मच लगा के चला के और ढक दिया। अब वो फर्मेंट होने लग रहा है। 2 बजे डाला, ठीक है ना, अगले दिन 10 बजे मैं अपनी मेड से कहता हूँ या वाइफ से कहता हूँ, या वो अपने आप ही तैयार करते हैं कि उन्होंने फ्रिज में रखना है कि बाहर? फ्रिज में नहीं रखना, फर्मेंट नहीं होगा, फिर बाहर ही रखना, रूम टेम्परेचर पे रख लो, ठीक है ना। और उसे फिर हम डालते हैं ग्राइंडर में, ठीक है ना, उसे ग्राइंड किया, ऐसे गर्र करा ऐसे हल्का सा, अब वो पेस्ट सा बन गया। थोड़ा सा और पानी डाला, कितने लोग हैं, ठीक है ना, पानी डाल लिया। अब उसमें वो सारे बैक्टीरिया हैं, उसमें हमने अपने टेस्ट के लिए थोड़ा सा सी सॉल्ट डाल लेता हूँ, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल लेता हूँ, और हमारे घर में तड़का लग जाता है एक, उसमें क्या कहते हैं, भून के थोड़ा सा उसमें तवे के ऊपर वो क्या होता है, जीरा, और जीरे को ऐसे करा और उसमें डाल दिया, ठीक है ना। अब वो जो आप खाते हो ना भाई साहब, मैं तो सुबह का नाश्ता छूट गया सारा उसके। हाँ, मैंने इसके अलावा अब इस समय मेरी गट के बैक्टीरिया मस्त बिंदास तरीके से अंदर घूम रहे, प्यार भी आएगा, ठीक है, रिश्ते भी बढ़िया होंगे, गाल भी बढ़िया होंगे और बाल भी बढ़िया होंगे, ठीक है ना। आप हंसी मजाक भी करेंगे, नहीं तो आपने मुझे 2 मजाक करी नहीं कि मेरा मूड खराब होगा, यहाँ मार पिटाई होगी, होता है, ठीक है ना। यही हो रहा ना, पहले गाँव में कितने मजाक होते थे, अब तुम अपने गाँव में चले जाओ, कोई किससे मजाक कर सकते हो? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई साहब, रहने ही पेट में वो गट बैक्टीरिया। और दूसरा बैक्टीरिया जो आपकी जान लेता है, गुंडा बैक्टीरिया, उसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। तो गुंडी है वो, इसमें इसका नाम ही गुंडा है। अच्छा, तो GONDII, तो गोंडी, तो गोंडाई बोल देता हूँ, है वो वर्ड, गोंडी भी बोलते हैं उसको कई बार, और पूरा नाम है टॉक्सोप्लाज्मा। वो बिल्ली के पेट से आता है। अच्छा, वो बिल्ली कहीं पर अपना स्टूल डालती है, तो 5 साल वो वेट करता है आप तक पहुंचने के लिए, या तो वो किसी फसल पर, किसी फ्रूट पर, किसी मूली गाजर पर लगेगा ताकि आपके पेट तक जाए, और वो एक बार आपके पेट में पहुंच गया। और अगर ऐसे में गट बैक्टीरिया जो अच्छे वाले हैं वो अगर काम नहीं कर रहे, तो ये हावी हो जाएगा और ये आपके दिमाग को हैक कर लेगा। इसे ब्रेन हैकर कहा गया एक किताब में तो। और भाई साहब, ये आपके अंदर आपको मारने वाले काम करवाएगा, समझ गए, इतना पावरफुल है ये आपका गट। तो इस याद रखिएगा, प्यार वाला भी बढ़ाओ और इससे पीछे छुड़ाओ। उसके लिए सबसे बढ़िया है जो मैंने कहा है, कांजी खाओ और पियो और दबा के खाओ, अपना फाइबर, और बचो इन 5-6 चीजों से जो मैंने कहा। याद रखिएगा, मैं आप और की तो छोड़ो, यंग रहोगे, ना बॉडी में दर्द रहेगा, फाइब्रोमाइल्जिया खत्म, ठीक है ना, आपकी हड्डियां मजबूत, आपके आपका मूड बढ़िया तो रिश्ते बढ़िया तो आपकी नेटवर्किंग बढ़िया तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़िया रहेगा, नोट भी कमाओगे। ओके, तो सर ज़्यादा ना आपका मतलब, आप उम्र देखिए, आपका जो बात करने का तरीका, हंसमुख, एकदम सब कुछ एकदम मिजाज बढ़िया, ठीक है। और हर कोई चाहता है कि ऐसा जीवन उनका रहे। तो एक तो मानसिक तौर पे भी इंसान को अच्छा होना पड़ेगा और शारीरिक तौर पे भी इंसान को अच्छा होना पड़ेगा। मानसिक तौर पर, अभी शारीरिक तौर पे तो मतलब कि 5 चीज़ें आपकी हैं, ये बेसिक है, इनको हटाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं हो पाएगा अगर आप हटाएंगे नहीं तो। मानसिक तौर से आप जाते जाते क्या एडवाइस देंगे? सिंपल, जो बढ़िया, जो आपकी लाइफ में नॉर्मल चल रही है ना, उस पर खूब डांस किया करो। अरे मजा आ गया, आज मैं दिल्ली गया था भाई साहब, जेब नहीं कटी, मजा आ गया। इंतजार ना करो कि करोड़ रुपए कहीं मिलेंगे तो इसी दिन हंसोगे। गड़बड़ ये होगी कि आपके जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं तो पॉजिटिव हो नहीं रही, या तो नॉर्मल चल रही है या निगेटिव चल रही। तो जो नॉर्मल चल रही है उन्हें तो आप बढ़िया बना लो
कि भाई आज बीवी ने चाय बना के दी, नाचो खूब यार, आज फिर चाय मिल गई, ठीक है, मतलब सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट करो। और किसी दिन बीवी ने कहा भाई चाय नहीं मिलेगी, अपने आप बना ले, उस दिन भी झटका सा खा के फिर मुस्कुराओ, यही कहो यही एक्सपेक्टेड था, तुम ही 2 साल लेट हो गई, आज अपने आप बना लेंगे और क्या। भाई एक गाड़ी ठोक दी किसी ने तो आराम से पीछे देखो, भाई ठोक दी, बड़ी देर कर दी यार, 3 महीने पहले निकलवाई थी, आज ठोक गई, और क्या करोगे। अब लोग कहेंगे ऐसे थोड़ा ही होता है, तो मर ले पीट ले उसके साथ, एक जेल में मिलेगा, एक अस्पताल में मिलेगा, आज तेरी भजन को होटल लगे कपास। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, जो भी आपके पास लाइफ में बढ़िया नॉर्मल हो रहा है उसे बढ़िया समझ के एंजॉय करो, और जो खराब हो रहा है उसे कहो कि मैं स्वीकार करता हूं, और एकदम से अगले पल जीने के लिए नई प्लान करो। आपका माइंड मस्त रहेगा, बिंदास रहेगा, बाहर की घटनाओं को आप रोक नहीं सकते। जीवन में अर्थक्वेक भी आएंगे, जीवन में सुनामी भी आएगी, दिल भी टूटेंगे, ठीक है ना, आपके जीवन में घटनाएं भी खराब घटेंगी। सवाल इस बात का है कि उन घटनाओं को आप कैसे स्वीकार करके आगे बढ़ते हो। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राम सर, आपका हेल्दी पॉडकास्ट में आने के लिए। बड़ा मन था आपके साथ करने का, लेकिन एक पॉडकास्ट हम और करेंगे, NLP पे बेसिकली करेंगे। इस पर NLP क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे आप बैठे बैठे जो है वो सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, अच्छे काम। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।